ऐसा हड़प्पा संस्कृति और काशी युग भौगोलिक विस्तार। सिंधुई हड़प्पा सभ्यता उन अनेक ताम्रप्रसन संस्कृतियों से पुरानी है जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, लेकिन यह उन संस्कृतियों से कहीं अधिक विकसित है। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से था। सिंध में बहुत से स्थल पाक हड़प्पाई संस्कृति के केंद्रीय क्षेत्र बने। परिणाम स्वरूप यह संस्कृति परिपक्व होकर सिंध और पंजाब के शहरी क्षेत्रों में परिणत हुआ। इस परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब, सिंध और मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंदर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और सीमांत भाग भी आते हैं। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक की और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार में था। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 1,29,09,600 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी निश्चय ही बड़ा। ईसा पूर्व 3वीं और 2वीं शताब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। अब तक का इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें कुछ हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के हैं, कुछ उत्तर अवस्था के हैं, किंतु परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या सीमित है। इनमें से केवल 7 को ही नगर की संख्या दी जाती है। इनमें से 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 वर्ग किलोमीटर दूर हैं। सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर करीब दक्षिण में चंद्रहुदड़ो स्थल पर था। चौथा नगर गुजरात में खंबात खाड़ी के ऊपर लोथल स्थल पर। पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। छठा बनवाली हरियाणा हिसार जिले में था। कालीबंगा की तरह इसने भी 2 सांस्कृतिक अवस्थाएं देखी हैं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। कच्चे ईंटों के चबूतरे, सड़कों पर मौर्यों के अवशेष हड़प्पा कालीन हैं। इन 6 स्थलों में परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुत कौंडे गिंडोर सुत कोटदा के समुद्री तटीय पर भी इस संस्कृति के परिपक्व अवस्था दिखाई पड़ती है। इन दोनों की विशेषता है कि ये एक नगर दुर्ग का होना। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धोलावीरा का भी किला है। इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं मिलती हैं। ये तीनों अवस्थाएं राखीगढ़ी में मिलती हैं, जो कि घग्गर नदी के हरियाणा में स्थित है और धोलावीरा से बड़ा है। उत्तर में हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी स्थलों पर पाई गई है। नगर योजना और संरचनाएं। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी कि इसकी नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जहाँ पर शासक वर्ग लोग रहते थे। प्रत्येक नगरों में दुर्ग के बाहर एक उनसे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकान में समान लोग रहते थे। इन नगरों में भवनों की और विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे पर समकोण बनाते हुए काटती थी। नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। यह बात सिंधु बस्तियों पर भी लागू होती, चाहे वह छोटी हो या बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता थी। दूसरा तो भवनों और भी समृद्ध थे। उनका स्मारक बताते कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कंग संग्राम में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोग को यह पता लगता था कि कितने शासक कितने प्रतापी पेशेवर थे। मोहनजोदड़ो शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। विशाल स्नानागार जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में था। ये ईंटों की स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 0.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है। पानी निकालकर होस में डाला जाता था। होस के कोने में निर्गम मुख है जिससे पानी बहाकर नाले में जाता था। बताया जाता है कि विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा। बाद में हर धार्मिक कर्म में यह आवश्यक रहा है।
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों पर बने चबूतरे पर 2 पातों के खड़े हैं। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। नदी के किनारे पर कुछ 1 मीटर की दूरी है। इन 12 इकाइयों का तल क्षेत्र लगभग 838.1025 वर्ग किलोमीटर होता है, जो लगभग उतना ही जितना कि मोहनजोदड़ो के कोठार है। हड़प्पा के कोठारों में दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंटे के वृत्ताकार चबूतरे बने हैं। स्पष्ट है इनका प्रयोग फसल दाने के काम में होता था, क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा के 2 कमरों में बैरक भी हैं, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे मिले हैं, शायद कोठार के ही बने हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। हड़प्पा संस्कृति में नगरों में पकी ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग होता था। समकालीन मेसोपोटामिया की पकी ईंटों का प्रयोग होता है, पर हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ऐसी ईंटों का प्रयोग बहुत कम पैमाने पर हुआ है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण में स्नानागार होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों से पानी बहकर सड़कों तक आता था, जिसके नीचे मोरियां बनी थीं। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की सीढ़ियों से ढकी होती थीं। सड़कों पर इन मोरियों के नरमोखी यानी मैल होल भी बनाए थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावाली में मिले हैं। कुल मिलाकर स्नानगारों और मोरियों की व्यवस्था अनोखी है। हड़प्पा की विकास प्रणाली भी विलक्षण है। शायद कांस्ययुगीन की दूसरी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया था जितना हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया है। कृषि सिंधु प्रदेश में आज से पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती थी, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। यहाँ की समृद्ध देहाती शहरों देखने को प्रकट होता है। प्राचीन काल में यह प्रदेश खूब उपजाऊ था। संप्रति यहाँ केवल 15 मीटर की वर्षा होती थी। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में सिकंदर एक इतिहासकार बताया गया था, जो सिंध में इस उपजाऊ भागों में गिना जाता है। पूर्व काल में सिंध में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी, जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती थी। यहाँ वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी के बड़े पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़े लंबे अरसे तक होते विस्तार, बड़े पैमाने पर चाय और ईंधन ने लकड़ी की खपत होते रहने से यहाँ की प्राकृतिक संपदा क्षीण होती गई, और इस प्रदेश की उर्वरता का एक विशेष कारण शायद सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ है। गांव की रक्षा के लिए गाड़ी से पकी ईंटों की दीवारें प्रकट थीं। बाढ़ हर साल आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जड़ों मिट्टी बहा के लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी। जैसे नील ने मिस्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया, वैसे ही सिंधु नदी ने मिस्र क्षेत्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने के पहले अप्रैल महीने में गेहूँ और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या हल नहीं मिला है। कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था थे, जो क्रूड हलखेरा देखे गए हैं, जिसने अनुमान लगाया कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे। हड़प्पा लोग शायद लकड़ी के फालों का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे और बेल इस बात का पता नहीं है। शायद पत्थरों के हंसे का प्रयोग होता था। गबरबंदों या नालों को बांधों को घेर कर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ हिस्सों में विशेषता रही, किंतु लगता है नहरों और नालों की सिंचाई परिपाटी थी। हड़प्पाई लोग, जो अधिकतर बाढ़ वाले मैदानों में थे, प्रचुर अन्न उपजाते थे। न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बल्कि खेती के काम से मतलब न रखने वाले नगर निवासियों, शिल्पियों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों की जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे।
वनावली में मिला जो बढ़िया किस्म का है। इसके अलावा तिल और सरसों भी उपजाते हैं। परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाओं की स्थिति भिन्न रही। लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व चावल उपजाते थे, जिसका अवसर वहाँ पाया जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में शायद कालीबंगा में भी अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों में राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था और वह पारिश्रमिक चुकाने संकट घड़ी में काम लेने के लिए कोठारों में जमा किया जाता है। यह बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत में कह सकते हैं। वहाँ मजदूरी में जोर दिया जाता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ है, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे और यही जो सिंधु शब्द से निकला है। फिर पशुपालन। कृषि पर निर्भर होते हुए हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर पालते थे। कुबड़ वाले सांड विशेष प्रिय था। कुत्ते को शुरू से ही पालते जानवर से एक था। बिल्ली को पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। वे गधे और ऊँट भी रखते थे, शायद इन पर बोझा ढोते थे। घोड़े के अस्तित्व संदिग्ध मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक स्तंभ मुद्रिका टेराकोटा से मिला है। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुतकोटदा से घोड़े के अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट आई है और वह 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास बताए गए हैं, परंतु पहचान संदेहग्रस्त है। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पाई सभ्यता अश्वकेंद्रित नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक और परिपक्व अवस्था ना तो घोड़े की हड्डियां और ना ही उसके प्रारूप में है। हड़प्पाई लोगों के हाथी का ज्ञान था। वे गिरने से परिचित थे। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर के नगरों में लोग इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे और उन्हें पालतू पशु प्राय इन्हीं के थे। परंतु गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे, हाथी पालते थे और दोनों बातें मेसोपोटामिया के नगर वासियों पर लागू नहीं होती हैं। शिल्प और तकनीक ज्ञान। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है। ये तो संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजारों और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वो कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भी भली भांति परिचित थे। समानतः कांस्य और तांबे को मिट्टी मिलाकर धातु शिल्पियों की तरह बनाया जाता था, पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई लोगों के आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत में नहीं मिलते हैं। अयस्कों में अशुद्धियों से लगता है कि वहाँ तांबा राजस्थान के खेती तांबों से मंगाया जाता था। हालांकि बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। टीन शायद अफगानिस्तान से कठिनाई के साथ मंगाया जाता था। यद्यपि बताया गया कि कुछ पुरानी खदानें हजारीबाग और बस्तर में पाई गई हैं। हड़प्पा स्थलों में जो कांसे के औजार और हथियार मिले उनमें टीन की मात्रा कम है। फिर भी ये कांसे की वस्तुएं छोड़ गए हैं, नगण्य नहीं। इन वस्तुओं के संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों यानी कष्ट शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान था। वे प्रतिमा और बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार हथियार बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा, बर्छा। हड़प्पाई शहरों में कई महत्वपूर्ण शिल्प भी चलते थे। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है और कई वस्तुओं की कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के तकलियों का इस्तेमाल होता था। बुनकर ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल इमारतें बताती कि स्थापित राजकीय महत्वपूर्ण शिल्प था। इसमें राजकीय के वर्ग का अस्तित्व का भी आभास होता। हड़प्पाई लोग नाग बनाने का काम भी करते थे। जैसा कि आगे बताया गया कि मिट्टी की मोहरें बनाना, मिट्टी की पुतलियाँ बनाना महत्वपूर्ण शिल्पी थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से रंत और दक्षिण भाषा आता था। हड़प्पाई कारीगर मणियों के निर्माण में निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मध्य भांडों की अपनी खास विशेषता थी। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते हैं। व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व है। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े कठारों में पाए जाने से नहीं होती, बल्कि पूरे भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों, एक रूपलिपि और मानकीकृत मापतौलों के अस्तित्व से होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी का व्यापार करते थे, लेकिन जो वस्तु बनाते थे सबके लिए अपेक्षित कच्चा माल नगरों से उपलब्ध नहीं था। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभव है कि सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हो। अपने तैयार माल और संभवतः अनाज भी नाव और बैलगाड़ियों पर लाद कर पड़ोस के इलाके में ले जाते थे
और वस्तुओं के बदले धातु ले जाते थे। वे अरब सागर के तट पर जहाज रवानी करते थे। वे पहियों से परिचित थे। हड़प्पा के ठोस पहिए वाली गाड़ियाँ प्रसिद्ध थी। लगता है हड़प्पाई लोग किसी न किसी प्रकार से आज के इक्के का इस्तेमाल करने पर उनमें आरेदार पहिए नहीं थे। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान के एक क्षेत्र था, अफगानिस्तान और ईरान से भी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्य बस्ती स्थापित की और जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। उनके नगरों का व्यापार दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरे मेसोपोटामिया की खुदाई से निकली हैं और प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिक कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवंत मणि यानी लापूसी लाजुली का सुदूर व्यापार चढ़ा। अवश्य इस मणि के शासक की वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती होगी। 2350 ईस्वी के आसपास उसके आगे के मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुआ के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमन और मकरन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच में हैं। दिलमन की पहचान शायद फारस की खाड़ी और बहरैन से की जा सकती है। उस बंदरगाह नगर में हजारों कब्रें खुदाई इंतजार कर रही हैं। राजनीतिक संगठन। हमें हड़प्पाई के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो एक ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं होगी जैसे हड़प्पाई संस्कृति अंचल को राजनीतिक अंचल से समझा जा सके। तो इस उपमहादेश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। उस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इससे स्पष्ट हो जाती है कि 6600 वर्षों में निरंतर कायम रही। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल में मंदिर नहीं पाया गया है। किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिला। इसका अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है। इसका उपयोग नहाने धोने के लिए किया जाता होगा। हड़प्पा अंचल में धार्मिक विश्वासों और आचारों में एकरूपता नहीं थी, इसलिए ये सोचना गलत है कि हड़प्पा में पुरोहितों का वैसा ही शासन था जैसे निचले मेसोपोटामिया के नगरों में। ऐसा संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पा अथवा गुजरात में लोथल में शायद अग्नि पूजा की परंपरा चली, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। साथ हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिज्य वर्ग के हाथ में था। ध्यान रहे सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। धार्मिक कथा है, हड़प्पा में पकी ईंटों की स्त्री मृत्तिकाएं भारी संख्या मिली है। एक मृत्तिका में स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरा देवी समझते थे और उसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह लोग मिस्र के लोग नील की देवी आइसिस की पूजा करते थे। लेकिन हड़प्पाई लोग मिस्र वासियों की तरह मात्र सत्तात्मक थे या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मिस्र में राज्य का संपत्ति का अधिकार कन्या को मिलता था, किंतु हड़प्पा समाज में उत्तराधिकार का स्वरूप क्या था हमें ज्ञात नहीं है। कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की स्तुति, किंतु उसकी कोई प्रमुखता नहीं दी गई है। सुदीर्घ काल के बाद हिंदू धर्म में इस माता देवी को उच्च स्थान मिला। ईसा की 6वीं सदी और उसके बाद ही दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी जैसे विविध माता देवी को पुराणों और तंत्रों में आराध्य देवी का स्थान मिलता है। कालक्रमण प्रत्येक गांव में अपनी अलग अलग देवी होगी। सिंधु सब घाटी के पुरुष देवता एक मुहर पर अंकित चित्रित किया जाता है। उनके सिर पर 3 सिंह हैं। यह योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा पद्मासन लगाए दिखाया गया है। उसके चारों एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है। पांव पर 2 हिरण हैं। मुहर पर चित्रित देवता की पशुपति महादेव बतलाया है, पर यहाँ पर संदेह पर लगता है क्योंकि सिंह वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में पाए जाते हैं। निसंदेह हम लिंग पूजा का प्रचलन पाते हैं जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ा है। हड़प्पा में पत्थर से बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। ऋग्वेद में लिंग पूजक अनारी जाति की चर्चा है। लिंग पूजा हड़प्पा में शुरू हुई और आगे चल के हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाती है। वृक्ष और पशुओं की पूजा। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मुहर शिल्पा पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्र है। इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है। हड़प्पा में पशु पूजा का भी प्रचलन
था। कई पशु मोहरों पर अंकित थे। इसमें इसमें सबसे महत्व है एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न, जो गेंडा हो सकता है। उसके बाद का महत्व है कुबड़वा सांड। आज भी जब ऐसा सांड बाजार की गलियों में से निकलता है तो धर्माता हिंदू इसे रास्ता दे देते हैं। इस तरह सींग वाले देवता को चतुर्थी पशुओं की उपस्थिति से प्रकट होता है कि उनकी भी पूजा होती है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सिंधु प्रदेश निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवता की पूजा करते थे, परंतु वे इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनवाते थे, जैसा कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में बनवाया जाता था। धर्म को साधना सूचना विशेषताओं के रहते हुए भी हड़प्पा के नगरीकरण को धर्म से जोड़ना ठीक ना होगा, जो बात काशी युग के अन्य नगरीय समाजों पर भी लागू होती है। जब तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताबीज़ बड़ी तादाद में मिले हैं। शायद हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत और उनका अनिष्ट कर सकते हैं, इसलिए बचने के लिए ताबीज़ बनाते थे। आयतर परंपरा में समृद्ध माने जाने वाले अर्थवेद में अनेक तंत्र में जादू टोना दिए गए हैं और रोगों के लिए ताबीज़ बताए गए हैं। हड़प्पाई लिपि। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पा लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला। 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ लोग द्रविड़ और आद्य द्रविड़ भाषा को जोड़ने का प्रयास करते रहे। कुछ लोग संस्कृत से, कुछ लोग सुमेरी भाषा से, परंतु इन पठनों में कोई भी संतोषपद नहीं है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम उनके विचारों और विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन का लगभग 4000 नमूने हैं। हड़प्पाई के अभिलेख उतने लंबे नहीं हैं जितने कि मिस्र और मेसोपोटामिया के हैं। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर है। हर एक में 2-4 शब्द ही हैं। मोहरों का प्रयोग धन्यान लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचान बनाने के लिए करते होंगे। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ है। चित्र के रूप में हर तरह की ध्वनि, भाव और वस्तु सूचक है। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि यह मुख्य लिपि चित्रात्मक है। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास किए गए हैं, परंतु यह सिंधु प्रदेश का आविष्कार है। पश्चिम एशिया की लिपियों में इसका कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता है। नाम मापतौल। लिपि का ज्ञान जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हो गया। सिंधु के नगर वासियों को व्यापार और अन्य आदान प्रदान में मापतौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट के रूप में व्यवहार बहुत वस्तुएं पाई गई। उनमें प्रकट होता है कि तौल में 16 या उससे आवत्तों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640। दिलचस्प बात है कि 16 के अनुपात की यह परंपरा बाद में आधुनिक काल तक चलती रही है। हाल का 1 रुपया 16 आने का होता था। हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं और डंडा कांसे का भी है। मध्यभांड। हड़प्पा के लोग कुम्हार का चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने को मिलती है। हड़प्पा भांडों में आमतौर पर वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। मोहरें सिले। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं उनकी मोहरें। अब तक 2000 सिलें प्राप्त हुई। इसमें अधिकांश सिलों पर लघु लेखों के साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकरी हैं। प्रतिमाएं। हड़प्पाई शिल्पी धातुओं की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते थे। कांसे की मूर्ति उनकी मूर्तिका का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले में बड़े हार की एकदम नग्न है। कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं। सैल खड़ी की एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है और सिर के पीछे उस पर बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा सवरी है। मरण मूर्तिकाएं टेराकोटा फिगरिन। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की बनी मूर्तिकाएं फिगरिन मिली हैं। इनका प्रयोग या तो बड़े खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं में होता था। पशु, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल, बंदर की प्रतिकृतियाँ मिली हैं। पुरुष और स्त्रियों की प्रतिकृतियाँ मिली हैं, जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है। जहाँ मोहरें और प्रतिमा
प्रतिमा मंझी दस्ता के साथ पाई जाती हैं। वहीं ये मरण मूर्तियाँ बहुत ही सरल कलाकृतियाँ हैं। इन दोनों कोटियों में शिल्पों के बीच जो अंतर है, इनका इस्तेमाल करने वाले वर्गों के बीच अंतर का सूचक है। प्रथम कोटि की कलाकृतियों का प्रयोग उच्च वर्गों में होता है, द्वितीय कोटि के उच्च समान में। प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा पिछड़ी हुई प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पर हमें कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं मिलती है। उद्भव, उत्थान और अवसान। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 से 1900 के बीच रहा है। लगता है अपने अस्तित्व की पूरी अवधि भर यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही। सारी जीवन पद्धति इनमें एक रूपता बनी रही। वही नगर योजना, वही मोहरे, वही मणमृत्या और लंबे लंबे चट फलक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस अपरिवर्तनीयता में बहुत अधिक जोर देना ठीक नहीं होगा। हमें मोहनजोदड़ो की मध्यभांडता कला के समय परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति में दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए, लेकिन अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे क्षीण हुई। क्षीण होते होते गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना उतना ही कठिन है जितना अंत जानना। कई हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे, परंतु किस तरह इन बस्तियों से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति उत्पन्न हुई, यह बात स्पष्ट नहीं है। ना ही हमें इस बात का कोई स्पष्ट परिणाम मिलता है। इस उपमहादेश में हड़प्पाई नगरों के पनपने में किसी भारी प्रभाव का हाथ था। हो सकता है कि हड़प्पा के शहरी संस्कृति के विकास में मेसोपोटामिया के नगरों में कुछ प्रेरणा मिली, परंतु हड़प्पा संस्कृति देसी ढंग से है, इस बात में कोई शंका नहीं है। इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो पश्चिम एशिया के समकालीन संस्कृतियों से पृथक हैं। सिंधु सभ्यता की नगरी की योजना जाल पद्धति है और इसमें सड़कों, नालियों और मलकुंडों की अच्छी व्यवस्था है। दूसरा, मेसोपोटामिया के नगरों में बेतरतीब बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी जाती है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान में आयताकार है, जिनमें पक्का स्नानागार और सीढ़ीदार कुआं संलग्न है। पश्चिम एशिया के नगरों में इस तरह की नगर योजना नहीं पाई गई है। संभवतः कीट द्वीप के नौसस नगर को छोड़ प्राचीन युग में किसी भी अन्य नगर में जल विकास का ऐसा कोई उत्तम प्रबंध देखने को नहीं मिलता। हड़प्पाई लोगों ने पक्की ईंटों के इस्तेमाल में जिस कौशल का परिचय दिया है, वैसा पश्चिम एशिया में नहीं दे पाए हैं। हड़प्पाई के मृत भांड, उनकी मोहरें अपने खास ढंग की हैं। इन पर अंकित पशु मंडल स्थानीय है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी खास लिपि बनाई, जिसका मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि में कोई संबंध शामिल नहीं है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति, तथापि इनमें कांसे का प्रयोग को सीमित हुआ है, परंतु ज़्यादातर पत्थर के औजार ही चलते हैं। अंत में हड़प्पा संस्कृति क्षेत्र जितना विशाल उतना विशाल किसी अन्य समकालीन संस्कृति का नहीं है। हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई और इस तरह कांस्य युग में अपने ढंग से बेहतर संरचना आती है। अभी तक हड़प्पा जैसे नगर विस्तार कहीं देखने को नहीं मिले हैं। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता 1900 ईस्वी के बाद टिकी रही। हड़प्पा की नगर संस्कृति लगभग उस समय विलुप्त हो गई जब इसके बहुत से कारण बताए गए हैं। कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र में बाढ़ का वर्षा का मात्रा 3000 ईस्वी पर आसपास तकनीक सी बढ़ी, फिर ईसा पूर्व 2 शताब्दी में आरंभ में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान में फैलने से मिट्टी की लवणता बढ़ गई, उर्वरता घट गई और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत है कि जमीन धंस गई, ऊपर उठ गई और इसमें बाढ़ का पानी भर के जमा हो गया। भूकंप का सिंधु नदी की धारा बदल गई, फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। यही मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट किया, पर इसका साक्ष्य बहुत कम है। कांस्य युग की इस विशालतम संस्कृति सत्ता के विघटन के परिणाम सब क्या क्या हुआ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हम नहीं जानते कि क्या नगर के उजड़ जाने से वणिक और शिल्पी लोग देहात की ओर चले, वहाँ हड़प्पा के तकनीक कौशलों को फैलाया। हमें सिंधु, पंजाब, हरियाणा के नगरीयोत्तर काल की स्थिति के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है। सिंधु क्षेत्र के भीतर हम खेतीहारों की बस्तियाँ तो पाते हैं, लेकिन पूर्वकाल की संस्कृति के साथ उसका संबंध स्पष्ट नहीं होता। हमें स्पष्ट और पर्याप्त जानकारी की अपेक्षा है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था। हड़प्पा संस्कृति शायद 1900 ईस्वी पूर्व की है, जीती जागती रही। बाद में इसकी नागरिक अवस्था लुप्त सी हो गई। इसके परिचायक सुव्यवस्थित नगर निवेश
व्यापक ईंट संरचनाएं, लिखने की कला, मानक बाटमाप, दुर्ग नगर और निम्न स्तरीय शहर के बीच अंतर, कांस्य के औजारों का इस्तेमाल, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मधभांड का निर्माण। इसकी शैलीकृत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। नगरी कोत्तर हड़प्पा सभ्यता के कुछ लक्षण पाकिस्तान, मध्य और पश्चिम भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। इनका काल मोटे तौर पर 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व का हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति में नगरीय अवस्था में उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। पहले इस संस्कृति को हड़प्पा को उत्तर बदलाया जाता था, अब यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से अधिक जाना जाता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति मूलतः ताम्रपाषाण है, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग होता है। इनमें धातु के ऐसे ही उपकरण बनते हैं जिनकी ढलाई आसान है, फिर भी कुल्हाड़ी, छेनी, कंगन, वृक्ष, अस्तूरा, बंसी, बर्छा मिलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति की उत्तर अवस्था में गांव में बस गए और खेती, शिकार, मछली पकड़ने का धंधा करने लगे। शहर देहातों में धातु संबंधी तकनीकी जानकारी फैलने से खेती करने और बस्तियां बनाने में सहूलियत हुई। गुजरात के प्रभास पाटन यानी सोमनाथ, रंगपुर जैसे कुछ स्थान पर हड़प्पा संस्कृति मानव औरस पुत्र हैं, किंतु उदयपुर के निकटती आहार में हड़प्पाई तत्व के कुछ एक तत्व पाए जाते हैं। बुलंद में आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र जैसा लगता है। ईंटों की संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें मोटे तौर पर 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व का बीच रखा जाता है। यूँ पकाई हुई ईंटों के मिलने की खबर भगवानपुरा की उत्तर हड़प्पाई अवस्था के बारे में दी गई है, पर ईंटें वाले स्तर का काल निर्धारण संदेहतापद है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में लाल किला के गैरिक मध्यभांड स्थल पर चंद ईंटें मिली हैं। फिर भी हड़प्पाई तत्व का प्रभाव मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति के लगभग 1700 से लेकर 1200 ईस्वी पर, जिनकी बड़ी बस्ती नवदा टोली है, बहुत कम है। जोरवे स्थलों पर जो तापी, गोदावरी और भीमा की घाटी में बाढ़ हैं वैसी ही जोरवे बस्तियाँ में सबसे बड़ी है दायमाबाद की बस्ती, जो करीब 2200 हेक्टेयर में बसी है और जहाँ 4000 से आबादी हो सकती है, जिसका स्वरूप आद्य नगरी कहा जाता है। इसका अधिकांश जोरवे बस्तियाँ गांव से ही हैं। नगरी को उत्तर हड़प्पा बस्तियाँ स्वात घाटी में मिली हैं। यहाँ के लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती और पशुपालन भी करते हैं। ये मंद चाक से बने वाले काला दूषण औपनदार मध्यभांडों का प्रयोग करते हैं। ये मध्यभांड ईसा पूर्व की 3वीं शताब्दी और उसके बाद के मध्यभांडों में मिलते हैं, जो उत्तरी ईरान के पठार से प्राप्त हुए। स्वात घाटी के निवासियों को चाक पर काले रंग के मध्यभांड तैयार करते थे, जो आरंभिक नगरीकोत्तर काल में मध्यभांडों के निकट संबंध जताते हैं। इनसे प्रकट होता है कि हड़प्पा का संबंध नगरीकोत्तर संस्कृति से था, इसलिए स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर मान सकते हैं। भारत में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में कई हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इसमें जम्मू में मांडा, पंजाब में चंडीगढ़, संगोल और हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश में आलमपुर और हुल्लास उल्लेखनीय है। जान पड़ता है कि हड़प्पाई लोगों ने चावल की खेती तो तब शुरू की जब हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में उल्लास हुए। रागी उत्तर प्रदेश के किसी भी हड़प्पा स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे। वे जैसा ही हड़प्पा के मध्यभांड पर मिले कपड़ों की छापों से अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर हड़प्पा स्थलों में जो चूतित हड़प्पाई मध्यभांड पाए जाते हैं, उनमें आकृतियाँ अपेक्षाकृत सरल हो गई। हालांकि कुछ नए प्रकार के पात्र भी मिलते हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र भगवानपुरा के चित्रित दूषण मध्यभांड अर्थात पेंटन ग्रेवियर अवशेषों में सम्मिलित पाए जाते हैं। इनमें इस काल के हड़प्पा समय से पूर्ण घटकन की विस्तार आ चुकी है प्रतीत होती है। उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई है। गुजरात में उत्तर काल में पत्थर के घनाकार बाट और पकी हुई मिट्टी की पिंडियाँ नहीं मिलते हैं। आमतौर पर सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों में मानव मूर्तियाँ और वैश्विक सूचक चित्रांग अभाव है। यद्यपि गुजरात में भारतत्र अब प्रचलित हो चुका था, उत्तर भारत में यह खूब चलता था। नगरीकोत्तर अवस्था में पहुँचने पर पश्चिम एशियाई केंद्रों से
हड़प्पाओं का व्यापार समाप्त हो गया। लाजवत मणि, चट्ट, इंद्रोगोपत मणि, कॉर्नियन बीड और तांबे कांसे के पात्र व्यापार वस्तुओं में या तो लुप्त हो गए या विरल हो गए। यह सब स्वाभाविक था, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में के अधिकांश उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां ही हैं। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था में कुछ बहाई और औजार और मदभांड पाए गए, जिनमें संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी के बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधियों के स्थान स्थान पर गड़ी मिली है। एक स्थान पर आदगी की खोपड़ी का ढेर मिलता है। मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह पर नई किस्म के कुल्हाड़ों, छुरे और पसलीदार सपाट चूली वाली छुरियाँ मिली है। कुछ बाहरी आक्रमण के संकेत देते हैं। हड़प्पा के अंतिम अवस्था में एक कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं, जहाँ पर नवीनता स्तर पर नए प्रकार के मदभांड हैं। नए प्रकार के मदभांड बलूचिस्तान के कुछ स्थलों पर मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर 1200 की ईस्वी पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा मदभांडों के साथ साथ धूसर मदभांड, ग्रेवेयर और चित्रित धूसर मदभांड पाए गए हैं, जो आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़े हैं। ये सारे काम उन अश्वारोही लोगों से हो सकते हैं जो ईरान और दक्षिण मध्य एशिया के पहाड़ों पर रास्ते में आए होते होंगे, लेकिन अधिकांश नए लोग पंजाब और सिंधु के हड़प्पाई नगरों में तहस नहस होने के बाद है। यद्यपि वैदिक आर्य अधिकांश उसी सप्त सिंधु प्रदेश में बसे जहाँ वो एक समय हड़प्पा संस्कृति भी विराजमान थी, फिर भी हमें कोई ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता जो सुदृढ़ हड़प्पाई और आर्यों के बीच कोई भारी संग्राम हुआ। 1500 ईस्वी के और 1200 के बीच उत्तर हड़प्पा संस्कृति के लोगों के बीच वैदिक संस्कृति वाले आद्यों का कहीं ना कहीं सामना हुआ होगा।